हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट यूपीएससी यूआरएन। ठीक है, यूपीएससी का जो नया सिस्टम आया है अबाउट द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली इस प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है ना, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को कैसे वेरीफाई करना है, कैसे पासवर्ड बनाना है, और उसके बाद जो हमारे यूआरएन में स्टार्टिंग में 3 प्रोसेस थे उनको हम लोगों ने किया है ना। अपना पर्सनल प्रोफाइल, अपना आधार या फ़ोटो आईडी, और साथ ही साथ अपना जो 10th या बोर्ड का मेट्रिकुलेशन का जो डिटेल्स था वो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। और उसके बाद हमारा जो यूआरएन नंबर है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, वो जनरेट हो गया है और वो आपके मेल और मोबाइल नंबर दोनों पे आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम आज इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। और आगे का प्रोसेस बेसिकली जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है उसको फिल करेंगे, और उसके बाद आप ये देख पाएंगे कि कैसे आपका यूआरएन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आप किसी भी एग्ज़ाम में जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उन एग्ज़ाम्स में अप्लाई करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे पोर्टल पर चलते हैं और वहाँ पर लॉगिन करके उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके बाद इसको लेकर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से फिल करनी है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से रिलेटेड है तो कास्ट सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत लगेगी। ठीक है, अगर EWS हैं तो उसकी भी ज़रूरत आपको रहेगी। डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। PWD रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, अगर आप लिखने में असमर्थ हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्क्राइब वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए ये फिजिकल लिमिटेशन का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उनके जो फाइल नेम है, ठीक है, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, फाइल नेम क्या होना चाहिए, वो भी यहाँ पर साफ साफ दिया गया। और इस बार एक चीज़ ज़रूर है कि यूपीएससी ने ये जो फॉर्म दिया है इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर दिए हैं। ये काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये ज़रूर जो पिछली बार का इशू था, जब OTR में इशू आए थे, जब OTR यूपीएससी ने नया नया लाए थे, या जितने टाइम भी वो OTR चला, 1-1.5 साल 2 साल, तब तक बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी यूपीएससी ने रखी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना, क्या उसका साइज होना चाहिए, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, है ना, क्या उसका फाइल नेम होना चाहिए। तो बड़े क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और जैसे ही आपका ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पर, अभी तक ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है वो दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर यूआरएन जो है वो दिखने लगेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और ये भी लिखा गया है कि जो आपका ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा उसके बाद आप इस एग्ज़ाम स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और जो भी डेटा आपने अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, मतलब यहाँ पर जो भी डेटा आप भरेंगे और जो भी आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में डेटा भरा है वो ऑलरेडी वहाँ पर फेच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब इसमें जो भी डेटा यहाँ पर मांगा गया है इसको फटाफट हम लोग फिल करेंगे, और कोई भी अगर इशू होगा तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक करके बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी भरनी है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, या फिर इन देशों से आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इन देशों से माइग्रेट करके आए हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है, जो भी है यहाँ से आपको फिल करना है। ज़्यादातर आप में से सिटीजन ऑफ इंडिया ही होंगे, तो सिटीजन ऑफ इंडिया हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस, येस और नो आपको फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा माइनॉरिटी पूछ रहा है ये हम चेक करेंगे। येस, ये जो माइनॉरिटी की बात यहाँ पर हो रही है ये आपका है रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदू आर इन मेजॉरिटी इन इंडिया, तो अगर आप हिंदू हैं तो आप इसको नो करेंगे। ठीक है, अगर आप हिंदू के अलावा किसी भी और धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियन, ये सारे के सारे जो हैं वो इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं। अगर आप इनमें से किसी को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर येस करिएगा, और अगर नहीं है तो, अगर हिंदू है तो नो करिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये माइनॉरिटी जो है ये रिलीजियस माइनॉरिटी है, इसका आपका SC ST OBC EWS से कोई लेना देना नहीं है, वो आगे आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको नो करें। जैसे ही आप नो करेंगे तो फिर वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। इसके बाद आपको अपनी मदर टंग सेट करनी है ना, कौन सी आपकी मदर टंग है, हिंदी या फिर कोई और स्टेट की लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी है उसको आप बड़े ध्यान से यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने हिंदी कर दिया। इसके बाद आपके पास कहाँ का डोमिसाइल है, ठीक है, किस राज्य का डोमिसाइल है आपके पास, यानी कि कहाँ के आप परमानेंट रेसिडेंट वो हैं, परमानेंट रेसिडेंस आपका कहाँ पर है, या आप कहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ से आप उसको देख के अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है,
यानी कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडोवर जो भी हैं वो यहाँ से आपको फिल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है कि क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो इंडिया है या अब्रॉड है। ठीक है, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, उसमें फिर वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। आउटसाइड इंडिया अगर है तो वो फिर कंट्री और वहाँ का जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो मांगेगा। ठीक है, मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ रहा है तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं अभी इसको मतलब अपना ये जो काम था उसको प्रोसीड कर ही रहा था, लेकिन ये अचानक से लॉग आउट हो गया। ठीक है, तो ये इशू मैंने जब हम जो पहला स्टेप थे वहाँ पर कर रहे थे, वहाँ पर भी मैंने वो जब मैं वो आईडी कार्ड्स चेक कर रहा था तो वहाँ पर भी एक बार ये इशू आया था। तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने आईडी कार्ड को लेकर थोड़ा सा मतलब उसकी पीडीएफ बना रहा था और वो सब कर रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि सिस्टम आइडियल रह गया हो तो इस वजह से ये इशू आया हो। लेकिन ये अभी फिर से हुआ है, तो मे बी मुझे लग रहा है कि ये कुछ इनका सिस्टम का शायद कुछ बग या इशू हो सकता है ना, कि ये बार बार लॉग आउट हो रहा है। लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि जितना डेटा मैंने अभी तक फिल कर दिया है वो उसमें सेव होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको लॉगिन करता हूँ और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और चेक करना चाह रहा हूँ और वो ये है, मैंने लॉगिन तो दोबारा कर लिया है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या जो मेरा यूआरएन जनरेट हुआ है उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज या कुछ मेल पे आया हुआ है। यस, आप चेक करेंगे कि जब आपका यूआरएन कंप्लीट होगा तो जो यहाँ पर आपको यूआरएन नंबर दिख रहा है, यही सेम यूआरएन नंबर के साथ आपके पास एक एसएमएस जो भी आया होगा, जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका उसमें। और इसके साथ ही साथ मैं एक बार मेल भी चेक कर रहा हूँ कि क्या मेल में भी ऐसा कुछ कन्फर्मेशन आ रहा है। आई एम प्रीटी श्योर आया होगा। ठीक है, यस, मेल पर भी कन्फर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो जब आपका यूआरएन जनरेट होगा, एक बार तो मेल पर और एसएमएस पर कन्फर्मेशन तब आ रहा है जब आप शुरुआत में, जब हमने कल अकाउंट क्रिएशन किया था फर्स्ट टाइम, तो अकाउंट क्रिएशन के टाइम पर जब आपका ये आप नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर रहे हैं तब, है ना, जहाँ पर ओटीपी लेके कंफर्म कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आ रहा है। और उसके साथ साथ जब आप यूआरएन जनरेट करेंगे, जो आपका ये स्टार्टिंग में मैंने बताया जो यूआरएन है ना, जिसमें आइडेंटिटी प्रोफाइल आपको एंटर करनी है, आपको अपना फ़ोटो आईडी की डिटेल्स एंटर करनी है और साथ ही साथ अपना मेट्रिकुलेशन या 10th बोर्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद जो यूआरएन जनरेट हो रहा है तब भी आपके पास एसएमएस और मेल दोनों आ रहे हैं, ईमेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आगे का यहाँ पर फिल करता हूँ, फिर से वो बीच में लॉग आउट हो गया था। ठीक है, माइनॉरिटी नो करेंगे। इसके बाद मदर टंग, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ है ये। ठीक है, कहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करना है। तो ये हमने प्लेस ऑफ बर्थ कर लिया, डिस्ट्रिक्ट कर लिया, एंटर विलेज और टाउन। इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी या पोस्ट ऑफिस या पिन कोड ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके नीचे ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, आपका व्हाट्सएप नंबर, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप फॉर द सेफ्टी इनको ज़रूर जो है वो एंटर करें, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कभी प्राइमरी मोबाइल नंबर या प्राइमरी ईमेल आईडी अगर काम नहीं करती है तो मे बी इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी या ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर के थ्रू भी हो सकता है कि यूपीएससी आपसे कांटेक्ट कर सके। तो इसलिए प्लीज़ इनको ज़रूर एंटर कीजिएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट एंड रिव्यू। जैसे ही आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आएंगे, आपने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन फिल की है ना, पर्सनल आइडेंटिटी प्रोफाइल में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर से ये सबमिट करने के लिए आपसे ये पूछेगा, सबमिट आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रीन टिक आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट है पेरेंट्स प्रोफाइल फिल करनी है। पेरेंट प्रोफाइल में आपका जो पेरेंट्स का नेम है, फादर मदर का नेम, ये आपने जो यूआरएन के टाइम पर, है ना, यहाँ पर आपने जो डेटा फिल किया था ये वहीं से आपको मिल जाएगा, है ना। हम पेरेंट्स प्रोफाइल में यहाँ पर हैं, तो नेम आ गया फादर का। इसके बाद स्टेटस में आ रहा है अलाइव एंड डिजीज्ड, मतलब इफ़ ही इज़ अलाइव तो आपको अलाइव फिल करना है, इफ़ योर फादर इज़ अनफॉर्चुनेटली नो मोर तो आपको यहाँ पर डिसीज्ड फिल करना है। ठीक है, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन में देख सकते हैं अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ये सब। ठीक है, अगर रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड, या फिर सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, डिफेंस, कहाँ पर हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपको जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है अगर वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मतलब इनमें लिस्टेड नहीं है, तो आप अदर्स फिल करके वो ऑक्यूपेशन का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फादर की एनुअल इनकम आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। एनुअल इनकम इज़ रिक्वायर्ड। एनुअल इनकम जो है ये डिसीज्ड के केस में एनुअल इनकम नहीं पूछ रहा है, बट अगर अलाइव हैं, भले ही रिटायर्ड भी हैं, तब भी आपको एनुअल इनकम जो है वो फिल करनी है, ठीक है। तो एनुअल इनकम आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी इस तरीके से रेंडमली फिल कर लीजिए। मतलब रेंडमली क्या मतलब, आपको रेंडमली फिल नहीं करना, मतलब मैं रेंडमली फिल कर रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स से कंफर्म करके उसको फिल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेशनलिटी की अगर हम बात करें तो फिर से मतलब फादर की नेशनलिटी यहाँ पर पूछ रहा है। स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ठीक है। आपके फादर ओरिजिनली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। मेंशन कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपने इस तरीके से मेंशन कर लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये स्टेट था कि स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, और उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सेम डेटा जो है वो मदर के लिए, मदर का नेम, मदर का स्टेटस, अलाइव और डिसीज्ड। अगर डिसीज्ड हैं तो उस केस में वो फिर वो नहीं पूछेगा, क्या बोलते हैं, इनकम नहीं पूछेगा, ठीक है। अलाइव के केस में इनकम पूछेगा। ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मदर के केस में होम मेकर है, फादर के केस में आई थिंक होम मेकर नहीं होंगे, है ना, बट मदर के केस में होम मेकर आ रहा है, नहीं फादर के केस में भी आ रहा है, अच्छा ठीक है। चलो मदर के केस में होम इनकम भी है। इसमें आप एनुअल इनकम को अगर होम मेकर हैं तो ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। फादर नेशनलिटी मदर की, दैट इज़ इनकम सिटीजन। उसके बाद मदर ओरिजिनली बिलोंग टू विच स्टेट्स, ओरिजिनली मतलब आपकी मदर, आप कहिए मतलब शादी से पहले आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच स्टेट, क्योंकि ओरिजिनली पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट एंड रिव्यू में आप चेक कर लीजिए आपके फादर की स्टेटस, आपके मदर की स्टेटस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर। और उसके बाद इसको कर लीजिए सबमिट। सबमिट करने के बाद फिर वही आएगा सबमिट, है ना, 2 बार पूछेगा, कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब ऑप्शन आएगा, देखिए 2 ऑप्शन पूरे हो गए हमारे, पर्सनल प्रोफाइल भी हो गया, पेरेंट्स प्रोफाइल भी हो गया। अब हम बात करेंगे सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की। अब यहाँ पर आपसे ये कम्युनिटी पूछेगा, कम्युनिटी मतलब अब पूछेगा SC ST OBC अनरिजर्व्ड या EWS, ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वैसे तो खैर मेरा अनरिजर्व्ड है, बट मुझे SC ST में भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैं जस्ट इसको एक डमी फॉर्म के रूप में फिल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं, क्योंकि मेरी एज जो है वो UPSC के एग्ज़ाम की जो एज लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पर जनरल फिल करूँगा तो मैं आपको, मतलब अनरिजर्व्ड अगर फिल करूँगा तो अभी जब UPSC का फॉर्म आएगा कुछ दिनों के बाद, तो मैं वो फिल करके आपको नहीं दिखा पाऊँगा, है ना, क्योंकि फिल करके मैं अदरवाइज़ कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि जनरल से अगर मैं फॉर्म को ओपन करूँगा तो वो मुझे दिखा देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसलिए मुझे SC ST भरना होगा, ठीक है। और मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो हमारा, वैसे तो मैं सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ये फॉर्म भी मैं सिर्फ अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही फिल कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको कोई तकलीफ़ ना आए। मेरा इस फॉर्म को भरने के पीछे UPSC का पेपर देने का कोई मकसद नहीं है। इवन आई विल नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर मेरा ये वीडियो UPSC तक या UPSC के किसी भी ऑफिशियल तक पहुंचता है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात जो है वो क्लियरली उन तक कम्युनिकेट कर पाऊँ, है ना, कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि मेरा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, है ना, ओरिजिनली, बट इस URN को या आगे जो फॉर्म आएगा UPSC का, उसको मैं SC ST कैटेगरी से भरूँगा, ठीक है। मैं जो नंबर भी यहाँ पर फिल करूँगा वो भी मैं सर्टिफिकेट वगैरह का नंबर सिर्फ डमी फिल करूँगा, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ फिल कर रहा हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये दिखा सकूँ कि इस फॉर्म को या URN को कैसे फिल करना है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के पीछे या URN जनरेट करने के पीछे मेरा मकसद UPSC के एग्ज़ाम में अपीयर होना नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात। मैं जब तक लीगली अपीयर हो सकता था, मैंने सारे अपने सही डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके मैं लीगली अपीयर हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे, क्योंकि ये URN फिल करना है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बतानी है कि कैसे कैसे आपको ये पूरा स्टेप करना है, तो इसलिए मैं इसको SC और ST से भर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ओवर एज हो चुका हूँ। अगर मैं जनरल से फिल करूँगा तो मैं फिर फॉर्म नहीं फिल करके दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ बेसिकली जो है वो सिर्फ इसको फिल करना है। आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इवन, है ना, और मैं फॉर्म भी सिर्फ इसीलिए भर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ।
तो बाद में कोई ये ना कहे कि मैंने फॉर्म भरा है ना, कुछ धोखाधड़ी करी है। तो आई एम मेकिंग दिस क्लियर एट दिस वेरी स्टेज। ओके, चलिए, वैसे तो मैंने कहा कि आई बिलोंग टू अनरिजर्व, बट मैं यहाँ पर SC या ST सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ताकि उससे मुझे फ़ायदा रहेगा इन केस ये फॉर्म भरने में, ठीक है। बाकी कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। इसके बाद आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको जो है वो अपना सर्टिफिकेट नंबर है ना, मतलब जो सर्टिफिकेट नंबर है वो, इशूइंग अथॉरिटी और ये सब कुछ जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ चीज़ें जो है वो, मतलब सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन है ना, डेट ऑफ इशू, रिलीजन और ये सब कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर फिल करता हूँ, ठीक है। फिर सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, इसका ये सब मुझे फिल करना होगा। एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है ना, तो ये सब कुछ मैं फिल यहाँ से करके उसके बाद यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करता हूँ, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है मैं डमी भर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे ये फॉर्म आप लोगों के लिए भर के सिर्फ दिखाना है कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। मैं करने को यहाँ पर अनरिजर्व्ड से भी कर सकता हूँ, बट अनरिजर्व्ड में प्रॉब्लम ये होगी कि फिर मैं UPSC का फॉर्म नहीं भर पाऊँगा, है ना बात। तो इसलिए मैं इसको SC या ST से फिल करके देखता हूँ, ठीक है। चलो, किसी से भी फिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन इवन ट्राई विद OBC, है ना, बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अच्छा, एक बार मैं सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ पहले। जैसे SC में अगर हम फिल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, है ना, उसके बाद डेट ऑफ इशू, रिलीजन और ये सब फिल करना है। तो SC में ये सब कुछ है। ST में अगर हम बात करें तो ST में भी सारी यही चीज़ें हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग ऑफ अथॉरिटी, डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, है ना, ये सब चीज़ें आपको इसमें भी फिल करनी है। सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए। सिमिलरली आपसे OBC में ही पूछा जाएगा। OBC में एक एक्स्ट्रा स्टेप ये होगा कि OBC अगर आप फिल करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, येस और नो। अगर आप क्रीमी लेयर को येस करते हैं तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपके फादर जो है वो सर्विस में हैं तो उनका क्या पोस्ट है, और अगर फादर जो है इफ़ रिटायर्ड लास्ट इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, ठीक है। अगर आप रिटायर्ड हैं, मतलब अगर आपके फादर जो है वो रिटायर्ड हैं, तो आपको लिखना होगा कि उन्होंने जो अंतिम पद जिस पर वो थे, जिस पद से वो रिटायर हुए हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। अदरवाइज फिल नॉट एप्लीकेबल। अदरवाइज का मतलब है कि अगर फादर डिसीज्ड है, ठीक है, मतलब इफ़ योर फादर इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अलाइव, तो आपको यहाँ पर फिर नॉट एप्लीकेबल फिल करना होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रीमी लेयर इज़ कंसिडर्ड सेम एज जनरल या अनरिजर्व्ड, ठीक है। अगर आप क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते हैं, नो है, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो फिर वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। बस आपको यहाँ पर फादर का जो है ये लिखना होगा। इफ़ योर फादर इज़ इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड, अदरवाइज फिल बाय हिम, और इफ रिटायर्ड इंडिकेट द लास्ट पोस्ट फिल्ड हिम, अदरवाइज फिल नॉट एप्लीकेबल। एंड यू कैन एंटर डेट आफ्टर दिस, ठीक है। मतलब इस केस में जो है अगर आप नॉट एप्लीकेबल फिल करते हैं तो आप ये डेट जो है वो फिल कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या फिल करता हूँ, चलो मैं SC कर लेता हूँ, कोई फ़र्क पड़ता नहीं मुझे, मैंने पहले भी आपको बता दिया, ठीक है। मैं कुछ भी रेंडमली नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। इस नंबर का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा कि इसका कोई सेंस नहीं है, मैं जस्ट डमी आपके लिए सबमिट कर रहा हूँ। स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ऑफिस ऑफ, तो जिसने भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है उनका क्या पद है, क्या ऑफिस है, वो आप लिखेंगे। अच्छा, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और डेजिग्नेशन में आपका ये चीज़ आएगी, तो इशू ऑफिस में क्या आएगा, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, इसमें क्या चीज़ फिल होगी, इसके बारे में कहीं पर कुछ मेंशन तो है नहीं। ऑफिस में भी अगर आप यही लिखते हैं तो आई थिंक काम चल सकता है, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी नहीं है, ठीक है। ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड, तो अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ पर फिल कर दूँ, फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू कब का है वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आपका जो EWS और OBC सर्टिफिकेट होता है, OBC NCL का, वो बेसिकली आपका इनकम के बेस पर बनता है ना। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के आधार पर होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद का, मतलब जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, बेस्ड ऑन द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स,
यानी कि जैसे 2025-26 का आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब 26 का फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म की जो इशूइंग डेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। जो आपका फॉर्म आप भरेंगे, ये वाला जो आप फॉर्म भरेंगे अभी, इसके लास्ट डेट यानी कि आई थिंक 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है इस बार के सिविल सर्विसेज फॉर्म की, तो उससे पहले इशू होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024-25 के बाद और 3 फरवरी 2026 से बीच का, इस डेट के बीच का होना चाहिए। एंड बेस्ड अपॉन द इनकम ऑफ प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि 23-24, 22-23, 23-24 और 24-25, इन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, एससी एसटी का डॉक्यूमेंट तो एक ही बार बनता है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एससी का लेके चल रहा हूँ, तो मैं एक बार इसको यहाँ पर फिल कर लूँगा। लेट से फिर से कुछ रेंडमली डेट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। चलो, ये मैंने ले लिया। इसके बाद रिलीजन तो आपका वहीं से आएगा जो पीछे फिल किया हुआ है। फिर आपको नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब और कम्युनिटी एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो मेंशन करना होगा। अच्छा, इससे बेटर फिर ओबीसी फिल करना है, क्योंकि ओबीसी में ये कास्ट वगैरह नहीं पूछेगा, है ना। वहाँ पर आपको कास्ट, अच्छा यहाँ पर भी पूछ रहा है कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी का नेम क्या है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना होगा। तो दोनों में जब एक ही चीज़ पूछ रहा है तो चलो कुछ भी लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओबीसी हो या कुछ भी हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जस्ट ये चीज़ें मैं डमी के लिए फिल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कोई, ठीक है, ये ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को लेकर कोई इशू क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डमी फॉर्म भर रहा हूँ, है ना। एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आप जहाँ का एड्रेस, मतलब जहाँ से आपका ये फॉर्म बना है वहाँ से आप इसको मेंशन कर लें, मतलब वहाँ से उस चीज़ को आप मेंशन यहाँ पर करें। डेट आप डाल दें जब का भी आपका फॉर्म बना है। ठीक है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, अच्छा डेट ऑफ इशू 31 मार्च, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो ओबीसी का जो डेट है ना, ईडब्ल्यूएस के केस में भी यही डेट होगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बाद में ये आपका बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो आप ध्यान रखिएगा। मैंने डेट यहाँ पर कुछ भी रैंडमली फिल कर दी है। एंटर द पोस्ट हेल्ड बाय योर फादर, ठीक है, तो वो आप जो चाहें यहाँ पर, मतलब जो भी है वो फिल कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ कास्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटी, ये मैं फिल करने के लिए मुझे कुछ यहाँ पर लिस्ट सर्च करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ से फिल करके आपके साथ फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी फिल कर लें। और सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब एंड कम्युनिटी, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से अपना नंबर देख के उसके अकॉर्डिंग, है ना, जैसे अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज। इसी तरीके से अगर आप एससी एसटी की क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो ओपन होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी स्टेट के आप हैं। ठीक है, और उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपकी कास्ट या कम्युनिटी है ना, उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, वो सीरियल नंबर, एंट्री नंबर वो यहाँ से नोट करके वो मेंशन कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ से कुछ भी ले लिया ऐसी रैंडम, ठीक है, रैंडमली कुछ भी पिक कर लिया है, तो मैं उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको फिल करता हूँ फिर आएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसको भी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से कुछ अपलोड करने की, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि डू यू हैव योर फादर पेन, आपके फादर का क्या पेन आपके पास है। येस करेंगे तो एंटर करने को बोलेगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। डू यू हैव, डज़ योर फादर हैव आधार नंबर, कि क्या आपके फादर के पास, मतलब अगर आपके फादर के पास ये सारी चीज़ें हैं, फादर और मदर के पास, तो आप उनसे भी ये डॉक्यूमेंट जो है वो लेके रखिएगा। ठीक है, डज़ योर फादर हैव आधार नंबर, येस नो, या फिर आपके मदर के पास पेन है, येस और नो। इसको आपको सबको येस करना होगा, क्योंकि आपके फादर के पास और मदर के पास आधार तो होगा ही होगा, है ना। पेन नहीं भी है तो नो कर दीजिएगा, अगर येस है तो येस करके फिर आगे कंफर्म करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हैं, क्योंकि मैं अब ये सारी चीज़ें कहाँ से अभी ढूंढने बैठूंगा, तो इसलिए मैंने नो कर दिया। बट आप लोगों के पास अगर है तो प्लीज़ इसको येस कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों के पास क्या, आपके पेरेंट्स के पास ये डिटेल्स होंगी, तो इनको आप लोग उनसे ज़रूर ले लीजिएगा। फादर हैव पेन, फादर हैव आधार नंबर, मदर हैव पेन और मदर हैव आधार नंबर। ठीक है, तो इसको आप
येस कीजिएगा और उनका जो भी आधार और पैन नंबर है वो यहाँ पर फिल कीजिएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और मैंने तो पेपर ही नहीं देना है, मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरना है, तो मेरा तो कोई धोखाधड़ी का केस बनता नहीं है, इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें कहाँ ढूंढने बैठूंगा, तो मैं इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपका यहाँ पर जो है वो आ जाएगा कि आपने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे 2 बार। ठीक है, ये फिर वही इशू हुआ है, देखिए ये फिर से एक बार लॉग आउट हो गया। तो ये पता नहीं लॉग आउट बार बार क्यों हो रहा है ना। आप में से अगर कोई लोग इसको मतलब फिल करते हैं और आपके साथ भी अगर यही इशू आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा तो ये बार बार पता नहीं क्यों लॉग आउट हो रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। या तो सिस्टम थोड़े समय के लिए बीच में आइडल हो जा रहा है इसलिए हो रहा है, या मुझे नहीं पता। तो बार बार ये लॉगिन करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल मेरा अच्छा सोशल कैटेगरी प्रोफाइल ही जो है वो सेव नहीं हुआ, मुझे पूरा जो प्रोसेस है वो दोबारा करना पड़ेगा। मैंने प्रोसेस आपको सारा दिखा दिया है, मैं एक बार जल्द से उस पूरे प्रोसीजर को कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये सोशल कैटेगरी प्रोफाइल भी उसी तरीके से सेव हो गई। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अब बात आएगी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की। तो ठीक है, डिसेबिलिटी प्रोफाइल में हमें देखना है कि आर यू आ पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, नो करने के बाद आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ पीडब्ल्यूडी और पीबीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट। कि अभी तो आप पीडब्ल्यूडी नहीं हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी, लेकिन क्या पास्ट में आप कभी एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में रिकमेंड हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप येस करेंगे। येस करेंगे तो आपसे उस कौन सा पेपर था, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, उसका रोल नंबर क्या था, एग्जामिनेशन ईयर क्या था, वो आपसे सब पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप कभी इस तरीके से रिकमेंड नहीं किए गए हैं तो नो कर देंगे। मतलब जो पर्सन बिल्कुल फिट है, ठीक है, वो अभी भी पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी नहीं है और पास्ट में भी कभी ऐसा रिकमेंड नहीं किया गया, तो आपको दोनों जगह इस ड्रॉप डाउन पर भी नो करना है और यहाँ पर भी नो करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन और नेक्स्ट एंड रिव्यू। ठीक है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए यहाँ पर आप येस करेंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितनी है, 40% या उससे ज़्यादा। अगर 40% या उससे ज़्यादा है तो आप येस करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसका, है ना, किस डेट पर इशू हुआ है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है, किस स्टेट में इशू किया है, इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस क्या है, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, कि जो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है। ठीक है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में कुछ तकलीफ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर फिल करना होगा, है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट का ध्यान रखिएगा, साइज वही है 50 to 300 KB। फाइल फॉर्मेट शुड बी PDF और जो नाम है उस फाइल का दैट शुड बी disability_ सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आर यू अ PWBD कैंडिडेट हैविंग अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट। क्या आप ऐसे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है ना, बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको है कि आपको लिखने में तकलीफ है। ठीक है, अगर येस है तो आप येस करेंगे। फिर उस केस में आपको जो उसका ये सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर नहीं है, लिखने में तकलीफ, तो आप नो कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड है या नहीं है, एनरोलमेंट नंबर है या नहीं है, नहीं है तो नो, येस है तो येस करेंगे। फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा कि एनरोलमेंट नंबर है या UDID नंबर है, जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो नो करेंगे। फिर हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ PWD और PBWD, अगर है तो येस करके फिर आपसे वो डिटेल पूछेगा कि किस एग्ज़ाम में है, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। और अगर आप 40% से कम डिसेबल हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपसे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और आपकी किस तरीके की डिसेबिलिटी है वो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 40% से कम डिसेबिलिटी को भी एज सच जो PWD के अंतर्गत जो रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। और अगर नहीं है तो आप इसको सीधे सिंपली यहाँ पर भी नो कर दें, यहाँ पर भी नो कर दें, डिक्लेरेशन में टिक कर दें और नेक्स्ट एंड रिव्यू करके इसको भी सेव कर लें। रिव्यू करेंगे, उसके बाद सबमिट, एक बार काम ख़त्म। ठीक है,
तो हमने 4 चीज़ें यहाँ पर जो है वो फिल कर ली हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भी, दैट इज़ पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर जो 2 पार्ट है ना, एक तो यूआरएन है और दूसरा ये कॉमन एप्लीकेशन पार्ट है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये एग्ज़ाम स्पेसिफिक है, मतलब आप जैसे अभी का एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप जैसे कभी नेक्स्ट एग्जाम अप्लाई करें, मान लीजिए आप यूपीएससी का कोई और एग्जाम अप्लाई करते हैं या नेक्स्ट ईयर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम फिर से अप्लाई करते हैं, तो इनमें से जो भी चीज़ चेंज हो गई होगी तब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में आपका जो सर्टिफिकेट बन रहा है, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका सर्टिफिकेट हर साल चेंज होगा, है ना, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डिसेबिलिटी प्रोफाइल में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आपकी पेरेंट की प्रोफाइल में चेंज हो सकता है, ठीक है, पेरेंट आपके रिटायर्ड हैं या अभी जॉब में है या जो भी है उस तरीके का, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का, ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एड्रेस प्रोफाइल पर आए। अब आपको एड्रेस फिल करना है, थोड़ा सा इन्होंने लंबा काम दिया हुआ है लेकिन एक ही बार में पूरा काम हो जाता है। तो माई एड्रेस, आपको यहाँ पर अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये फिल करना है। सिमिलरली फिर फादर का एड्रेस, मदर का एड्रेस वो फिल करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस एड्रेस वाले पार्ट को भी फिल कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एड्रेस में आपको अपना हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, ठीक है, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ये सब लिखना है। और फिर ये ऊपर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और ये है आपका कि क्या परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस से सेम है। अगर सेम है तो येस करेंगे, तो ये नीचे फिर अपने आप डेटा जो है वो ऑटो फैच हो जाएगा ऊपर से, और अगर नहीं है तो नो करके फिर आपको नीचे ये सारा डेटा दोबारा से फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो फिर यही चीज़ें आपके फादर के एड्रेस के लिए और यही चीज़ें आपके मदर के एड्रेस के लिए भी पूछेगा। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके फादर का जो एड्रेस है वो आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसा ही है। अगर फादर आपके साथ ही रहते हैं, मतलब अभी भी करस्पॉन्डेंट एड्रेस में भी, तो आप येस कर सकते हैं। अगर नो करेंगे तो फिर उनका एड्रेस आपको दोबारा से फिल करना होगा। अगर नो करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके फादर का जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है या नहीं है। नो करेंगे तो फिर ये आपको उनको फिल करना होगा। अगर आप येस कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना होगा, वो आपका एड्रेस जो है वो वहाँ से फेच कर लेगा। ठीक है, आपकी मदर का एड्रेस भी सेम है तो येस करें, फिर से वो फेच कर लेगा। जस्ट इसको भी आप नेक्स्ट एंड रिव्यू करें। आपके पेरेंट्स का, फादर का एड्रेस सब यहाँ पर आ जाएगा, उसको आप एक बार चेक करें। कुछ अगर गलती है, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करें, अदरवाइज जस्ट सबमिट, येस येस। ठीक है, एड्रेस प्रोफाइल भी सेव हो गई। इसके बाद एजुकेशनल प्रोफाइल में आ गए हम। अब फिर से वही आपको बताना है, एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12th क्लास और डिप्लोमा और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अप टू योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि 10th का प्रोफाइल हम लोग पहले ही जो है वो दे चुके हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट करना है क्लास 12th से। अगर आपने 12th किया है या 10th के बाद ही अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वहाँ से स्टार्ट करके जो भी आपके हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब 12th या डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के ऊपर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है या उसके ऊपर अगर डॉक्टरेट भी है तो वहाँ तक आपको इसमें जाना है। ठीक है, तो कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वो फिल करें। ठीक है, और अपना फिर क्वालिफिकेशन लेवल जो है वो यहाँ पर फिल करते जाएं। तो मैं एक बार फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ। इसमें भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल जो है ना, 12th है या पोस्ट ग्रेजुएट, वो सिलेक्ट करना है। एक एक करके करते जाएंगे और उसको फिल करते जाएंगे, है ना। क्वालिफिकेशन का लेवल स्टेटस कंप्लीटेड है, अपियरिंग है। ठीक है, किस स्टेट से आपने पास किया है, बोर्ड क्या है उसका। ठीक है, एंटर स्कूल नेम, ब्रांच, ये सब कुछ आपको फिल करना है। रोल नंबर, मीडियम ऑफ क्लास, स्ट्रीम, तो ये सब आप यहाँ पर फिल कर लें फटाफट, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको फटाफट फिल कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो एंटर करने हैं कॉमा के साथ। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर सबमिट करना है। रोल नंबर मैं अपना रोल नंबर, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन ये सबमिट करके फिर आगे चलते हैं। और जैसे ही आप एक फिल करेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको सारे जितने भी हैं वो एक एक के, मतलब 12th के आगे को जितने भी हैं, 12th के आगे ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट जो भी है वो एक एक करके फिल करते जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडिया में चले जाएं, फिर से ही ओपन हो जाएगा, तो फिर से सारा इस तरीके से ऐड कर लें। ठीक है, मैं आगे को और भी ऐड कर लेता हूँ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो भी है ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप प्रीव्यू एंड नेक्स्ट यहाँ से करिएगा तो सारा डेटा आपको एक बार दिख जाएगा, है ना। ये सारा जो भी आपने यहाँ पर फिल किया है इसको आप पूरा एक बार यहाँ पर आई पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और ये सब अगर डेटा सही है, अगर नहीं है तो एडिट कर सकते हैं, सही है तो इसको सबमिट कर दें। ठीक है, ये सबमिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल पर आ गए। अब एम्प्लॉयमेंट के भी इन्होंने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं
है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हैं तो येस करेंगे, फिर आपका क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या आपकी मंथली इनकम है, क्या आपका कब से कब तक आप ये काम कर रहे हैं, क्या स्टिल वर्किंग है, स्टिल वर्किंग है तो आप येस करेंगे तो ये पीरियड 2 वाला हट जाएगा। एंटर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है तो नो करें। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो इधर पूछेगा कि क्या आप कभी जॉब में रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमेशा से स्टूडेंट रहे हैं, कभी भी आपने कोई काम नहीं किया है किसी के अंडर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसको नो ही रहने दें। अगर कभी काम किया है तो येस करेंगे, ठीक है। फिर आपका एम्प्लॉयर टाइप, कि आपने किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट, ऑटोनॉमस, अदर्स, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन या पोजीशन, आप किस पद पर काम करते रहे हैं, ठीक है। आपका मंथली रेम्यूनरेशन क्या रहा है रुपीज़ में, वो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप या नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, परमानेंट थे आप, टेम्परेरी थे, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पार्ट टाइम, अप्रेंटिस, ऑन स्टाइपेंड, ट्रेनी, विजिटिंग और गेस्ट फैकल्टी, वॉलंटरी, ठीक है। फिर आपको जो अपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है या नेम ऑफ द एम्प्लॉयर वो यहाँ पर फिल करना है, कब से कब तक आपने वहाँ पर काम किया है। अगर अभी भी आप स्टिल वर्किंग है तो येस कर दीजिएगा, फिर वो हट जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर टाइप, फील्ड और टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस है, नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि कहाँ पर आप काम करते थे, आपने सुपरवाइज़र के लेवल पर काम किया है, मैनेजमेंट के लेवल पर काम किया है, हेड ऑफ द ब्रांच, अदर्स, ये सब आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड, आपने किस तरीके की ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं, ये सारी चीज़ें ना इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ये पूछ रहा है क्योंकि अब यूपीएससी ने ना एक डिस्क्लोजर वाला भी वो लेके आया है, एक कंसेप्ट। मतलब कि जब आप जैसे मतलब एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए, खासकर सिविल सर्विसेज के, और आप इंटरव्यू तक पहुँचे बट आप नॉन रिकमेंडेड है, मतलब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो, और आप चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो डिस्क्लोज़ किए जाएँ, तो उससे क्या होता है कि जो बाकी और एम्प्लॉयर्स हैं ना, वो आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको कहीं और जॉब मिल सकती है। तो ये सारा डेटा जो है ना वो उनके काम आएगा। वो सारी ये चीज़ें यहाँ से जो है वो नोट कर सकते हैं कि आप किस तरीके के फील्ड में कभी एम्प्लॉयड रहे हैं, तो उससे वो यहाँ पर काम आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको किस तरीके की चीज़ें फिल करनी है। अगर आप हमेशा से स्टूडेंट ही रहे हैं और कभी भी आपने कहीं पर भी कोई जॉब नहीं की है, ना अपना कोई खुद का काम किया है, तो आप दोनों जगह यहाँ पर ये पहले वाले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी दोनों में नो करें और इसको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसको रिव्यू करेंगे एक बार, और अगर कुछ गलत है, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करें, अदरवाइज सबमिट करें। और इन चीज़ों का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखें कि ये जितना भी डेटा आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह ये नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस वगैरह का, सिर्फ आपको बस डिटेल्स मेंशन करनी है, ठीक है। इसके बाद इसको सबमिट करें, ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप अचीवमेंट्स में आ सकते हैं कि आपकी कोई क्या और अचीवमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके अचीवमेंट्स स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में कुछ भी रहे हों, ठीक है, प्राइज़, मेडल्स, स्पॉन्सरशिप्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी एक्सेट्रा, वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल, कॉलेज, ठीक है। कभी आप स्कूल के प्रेसिडेंट रहे हों, अपने स्कूल टीम के, क्रिकेट टीम के, फुटबॉल टीम के, हॉकी टीम के, या किसी भी और स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन रहे हैं, वाइस कैप्टन रहे हैं, ठीक है, या आपको कभी भी कोई अवार्ड मिला है, कुछ भी है वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, वो सब आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो ये सारी डिटेल्स ना जिस तरीके से डैफ में पूछी जाती थी बाद में, ये उसमें से ज़्यादातर चीज़ें अभी यहीं पर पूछ ले रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ है ऐसा तो आप यहाँ पर येस करें, नहीं है तो नो करें, इसको नेक्स्ट एंड रिव्यू, है ना। उसके बाद चेक करें, इसके बाद गलती है तो एडिट करें, अदरवाइज सबमिट, यस, ये डेटा भी सबमिट हो गया। इसके बाद प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि क्या कभी आपने अभी तक इससे पहले यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है, अपीयर हुए हैं, और किस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको नो करना है कि आप पहले कभी भी अपीयर नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं पहले तो येस करना है, और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अपीयर पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो नहीं पूछ रहा है, अपीयर हुआ है वो पूछ रहा है। अब इसके बाद जैसे ही आप कहेंगे येस तो आपसे पूछेगा कि आप किस एग्ज़ाम में यूपीएससी के अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर यूपीएससी जितने भी आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है वो सब आ जाएगा। अगर आपने आज से पहले यूपीएससी का सिविल सर्विसेज भी दिया है, कभी प्रीलिम्स दिया है, कभी मेंस दिया है, CDS 1, CDS 2, NDA 1, NDA 2, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, है ना, फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, सब यहाँ पर है। तो जो भी आपने अभी तक कभी भी अप्लाई हुआ, कभी भी आप अपीयर हुए हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर फिल कीजिएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन ईयर फिल करना होगा कि कब कब आप अप्लाई हुए हैं,
ठीक है, उसका रोल नंबर अगर आपको याद है तो आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रोल नंबर याद नहीं है तो आप ये जीरोज़, ठीक है, कितने टाइम जीरोज़ हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम जीरोज़ जो है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए अगर आपको रोल नंबर याद नहीं है तो। ठीक है, क्या आप इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं? अगर हुए हैं तो येस, नहीं हुए हैं तो नो। क्या आप अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए हैं? अगर किए गए हैं तो येस, नहीं तो नो। और क्या आपने मतलब रिकमेंड होने के बाद क्या आपने ज्वाइन किया है या आप अपॉइंट किए गए हैं? ठीक है, दिस इज रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम था, दैट मीन्स यू आर रिकमेंडेड। फिर आपने क्या उस चीज़ को ज्वाइन किया है या आप अपॉइंट किए गए हैं, येस और नो, तो वो चीज़ आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। और एक चीज़ का मैं आपको और जो है वो बता दूं, कई सारे बच्चों का ये डाउट भी होता है कि हमें तो चलो अगर ये याद है भी कि हमने पिछले कितने अटेम्प्ट्स पेपर में दिए हैं यूपीएससी का, अगर सिविल सर्विसेज की बात करें, लेकिन यूपीएससी को कैसे याद होगा? अगर हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दें, एक आध जो अटेम्प्ट्स हैं वो अपने कम काउंट कर दें तो क्या होगा? तो यूपीएससी ने एक एफएक्यू दिया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी ने एक एफएक्यूज, जो यहाँ पर एफएक्यूज हैं, इसमें यूपीएससी ने एक एफएक्यूज दिया हुआ है। अगर मैं इसको देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी गई है। मैं आपको अगर इसमें सर्च करके ये दिखा सकूँ, ठीक है, देखिएगा, ये देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि हाउ वुड एन एस्पिरेंट नो द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी अवेल्ड बाय हिम और हर इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कि आपने कितने अटेम्प्ट अभी तक अपीयर हुए हैं, आप वो एस्पिरेंट को कैसे याद होगा? तो इसलिए यूपीएससी ने साफ साफ कहा है कि इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कीप रिकॉर्ड और ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेल्ड बाय हिम और हर। तो ये यूपीएससी आपको नहीं बताएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट जो है वो अवेल किए हैं, ये कैंडिडेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अगर मतलब यूपीएससी क्या जो है वो प्रोसीजर फॉलो करता है ये वेरीफाई करने के लिए कि जितने अटेम्प्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, जैसे जनरल में या अनरिजर्व में 6 हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस में भी 6 हैं, ओबीसी में और कुछ और ज़्यादा, फिर एससी एसटी में कुछ और ज़्यादा 9 अटेम्प्ट्स तक होते हैं, है ना, या एससी एसटी में, ओबीसी में 9 होते हैं, एससी एसटी में आपको एज लिमिट दी जाती है। तो कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि यूपीएससी उसको कैसे चेक करता है, जो उसके पास अवेलेबल डेटा और रिकॉर्ड्स हैं उसके साथ, ठीक है। तो अगर, और बात ये भी है कि अगर आपने परमिसेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को एक्सीड कर दिया है, ठीक है, कुछ चीज़ छुपा के या गलत इन्फॉर्मेशन दे के, तो क्या होगा? तो उसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अ कैंडिडेट हु हैज़ और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स और सप्रेसिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू बीइंग लायबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है, क्रिमिनल केस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा कमीशन के एग्जाम्स को लेकर, ठीक है। या तो आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि आप इसके बाद कभी भी यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या फिर कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर जो पूजा खेड़कर वाला मामला था उसमें यही था, ठीक है ना, कि उन्होंने अपने जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के अपने जो अटैम्प्ट्स हैं उनको थोड़ा सा, मतलब उसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स छुपाए थे, ज़्यादा अटैम्प्ट्स अवेल कर लिए थे, तो उसको लेकर यूपीएससी यहाँ पर साफ साफ कहता है। और ये आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपने कितने अटैम्प्ट्स अभी तक दिए हैं यूपीएससी के, वो रिकॉर्ड रखना, वो ट्रैक करना आपकी जिम्मेदारी है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट्स की है। और यूपीएससी जो है, आप ये ना समझें कि वो कैसे चेक करेगा, उसके पास सारा रिकॉर्ड है ना, आपने आज से या आपने जब से भी ये एग्ज़ाम में अपीयर करना शुरू किया है, वो सारा डेटा उसके पास है, वो जब चाहे उनको चेक कर सकता है, ठीक है ना। और अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप डिस्क्वालीफाई भी किए जाएंगे और साथ ही साथ आपके ऊपर फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे। क्लियर है बात? चलिए वापस से हम इसमें चलते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को जो है वो ध्यान रखें, इन बात का, है ना, और इस चीज़ को सही से फिल करें। इसके बाद यहाँ पर डिबारमेंट डिटेल्स भी हैं कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी भी एग्ज़ाम या सिलेक्शन से डिबार किया हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से, अगर किया हुआ है तो येस, और क्यों किया गया है, कि क्या उसके पीछे कारण थे, वो भी आप यहाँ पर बताएं, ठीक है। अगर डिबार नहीं किया हुआ है और आपने कभी भी यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ है तो नो करें, और अगर किया है तो प्लीज़ यहाँ पर सही जो है वो मेंशन करें, ठीक है। और इसमें यह है कि आपने जितने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करें, एक एक करके आप एंटर करते जाएंगे तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगर मैं यहाँ पर अपने कुछ ऐसे ही एक दो रैंडम डाल दूँ ऐसे, मतलब रैंडम क्या, मैंने तो पेपर तो काफ़ी बार दिया है लेकिन अब तो बहुत साल पुरानी बात हो गई, मैं तो अब दूंगा भी नहीं, वही बात है ना। बट फिर भी ठीक है, चलो एक आध यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। रोल नंबर याद नहीं है तो इस तरीके से 7 टाइम्स रोल नंबर फिल कर दें, अपीयर नो ऐड, इसको करें ऐड प्रीवियस एग्ज़ाम्स डिटेल्स। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। इस तरीके से जितने भी आपने एग्ज़ाम्स अपीयर हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स आप यहाँ पर मेंशन करते जाएं। ठीक है, मेंस में करेंगे तो या कुछ भी करें, जो भी आपने एग्ज़ाम अपीयर हुआ है, सीडीएस है, चाहे एनडीए है, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज है, चाहे मेडिकल सर्विसेज है, जो भी है वो सब यहाँ पर आप लोग फिल करें। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह भी करेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग है, सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग दिया हुआ है, सीडीएस 1 सीडीएस 2 भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, एनडीए 1 एनडीए 2 वो भी सब अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। ठीक है, जब सारे फिल कर लेंगे उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट आएगा, इसमें येस है तो येस, नहीं है तो नो, येस है तो उसकी डिटेल्स दें, नहीं तो नेक्स्ट एंड प्रीव्यू, ये चीज़ को चेक करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट करें, अदरवाइज सबमिट, इसको आप इस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ गए लास्ट स्टेप में। अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, 20 to 200 KB, फाइल फॉर्मेट शुड बी JPG, फ़ोटो का नाम जो है वो फ़ोटो होना चाहिए, और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका फेस है, ठीक है, वो 3/4 ऑफ द फोटो में होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी गाइडलाइंस में भी हमें दिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो इस तरीके से होनी चाहिए कि मतलब आपने जो आपके शोल्डर्स या उससे नीचे का एरिया है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका जो फेस है और पूरा फेस, मतलब फेस, आपके बाल, ठीक है, वो सब कुछ होना चाहिए। देखिए फिर से यहाँ पर ये लॉग आउट हो गया, ये इशू बार बार हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से ओपन करके ये दिखाऊंगा क्योंकि ये फ़ोटो वाला भी बहुत ज़रूरी है समझना। तो फ़ोटो के लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो शोल्डर से नीचे का एरिया है उसकी ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन आपका फेस जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। 75% ऑफ द एरिया जो है वो फ़ोटो का आपका फेस होना चाहिए, है ना, और बाल पूरे क्लियर दिखने चाहिए, जो एयर लॉब्स हैं वो क्लियर दिखने चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं, ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, इफ़ यू वेयर स्पेक्टिकल्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके चेहरे पे जो खासकर जो आपकी ये होती है क्या बोलते हैं इसको, चश्मे की जो ये होती है ग्लासेस, लेंसेज, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कुछ ग्लेयर या चमक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ़ोटो का फ्लैश या किसी तरीके की अगर बाहर से सामने से आर्टिफिशियल लाइटिंग हो सकता है, आपको अभी मेरे फेस पर या मेरे जो लेंस है इसके ऊपर कुछ लाइट्स दिख सकती हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा कमरे को लाइट अप किया हुआ है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अपने लेंस को, मतलब फ्रेम को इस तरीके से एडजस्ट करें कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का ग्लेयर ना आए। ठीक है, और फेस ज़्यादा दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, 75% ऑफ द इमेज में दिखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो आइडियली अगर आप माने तो वाइट रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इस तरीके के जैसे कि एक्स्ट्रा कलर्स कुछ फेस पे दिख रहे हो, है ना, आर्टिफिशियल टाइप दिख रहा हो। फेस बहुत बड़ा भी नहीं दिखना चाहिए कि आपके बाल नहीं दिख रहे हैं, आपका चेहरा कंप्लीट नहीं दिख रहा है, नीचे से कट हो गया है, ईयर लॉब्स नहीं दिख रहे हैं, है ना, वो नहीं होना चाहिए। कैप या हैट के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे। ब्लड इमेज नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रही है ब्लड है, ब्लड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विद गॉगल्स, है ना, ब्लड इमेज नहीं होनी चाहिए, ब्लड इमेज इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। इन्वर्टेड इमेज नहीं होनी चाहिए, क्लियर इमेज, स्ट्रेट और इमेज, है ना, अपराइट अपलोड करनी है। टू डार्क नहीं होनी चाहिए इस तरीके की कि कलर्स बॉल मतलब डार्क दिख रहे हो, है ना, ब्राइटनेस बहुत कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद गॉगल्स नहीं खिंचवाना है। ठीक है, विद स्पेक्टिकल्स आप लोग खिंचवा सकते हैं लेकिन विद गॉगल्स नहीं खिंचवाना है। ठीक है, मतलब इस तरीके कलर्ड या टिंटेड ग्लासेस नहीं होने चाहिए। फेसिंग साइडवेज नहीं होना चाहिए, आपके फ़ोटो में जो फेस है वो सीधे सामने की तरफ होना चाहिए। और साथ ही साथ फ़ोटो इस तरीके की बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप लोग ध्यान रखें कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की फ़ोटो है तो ये भी रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि आपका फेस जो है वो 3/4 ऑफ द फोटो में नहीं है। ये भी रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि 3/4 ऑफ द फोटो में नहीं है। इस तरीके की फ़ोटो एक्सेप्ट की जाएगी और इसको ध्यान रखिएगा कि इसलिए आपको क्लोज लेना है फ़ोटो का। ठीक है, क्लोज लेना है ताकि आपका सिर्फ फेस ही फेस जो है वो आए और पूरा कंप्लीट फेस आना चाहिए। इस तरीके की साइडवेज फ़ोटो या ब्लर्ड या इन्वर्टेड या बहुत छोटी फ़ोटोज़ या बहुत बड़ा फेस भी नहीं आना चाहिए कि आपका पूरा फेस ही नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। ठीक है, फ़ोटोग्राफ को साइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स जो लिखे गए हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कि 20 to 200 KB के बीच में होनी चाहिए। फाइल नेम होना चाहिए फ़ोटो। 75% या 3/4 ऑफ द एरिया में आपका फेस होना चाहिए।
फोटो का बैकग्राउंड जो है दैट शुड बी प्लेन वाइट, क्लियर नोट लिखा हुआ है, प्लेन वाइट होना चाहिए। फ्रंटल व्यू ऑफ द फुल फेस शुड बी विजिबल, ठीक है, फेस दिखना चाहिए, हेड दिखना चाहिए और जो ईयर लॉब्स हैं वो भी दिखने चाहिए। आईज मस्ट बी ओपन, है ना, आपकी आंखें जो है वो फोटो खींचते समय खुली होनी चाहिए और एजेस ऑफ द फेस जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। फेस पर जो एक्सप्रेशन है वो नेचुरल एक्सप्रेशन होनी चाहिए, कोई ग्रिनिंग, फ्राउनिंग या रेज्ड आईब्रोज नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि फोटोज जो हैं वो डार्क बैकग्राउंड में या किसी भी तरीके की यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आईज हिडन नहीं होनी चाहिए अंडर द कलर्ड और डार्क ग्लासेस, ठीक है, वो गॉगल्स वगैरह का या टिंटेड ग्लासेस का यूज़ नहीं करना है। फेस पर किसी भी तरीके की शेडो या ऑन द बैकग्राउंड पर किसी भी तरीके की शेडो नहीं होनी चाहिए। आईज मस्ट नॉट बी कवर्ड विद हेयर, ठीक है, जो आंखें वगैरह हैं वो बालों से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। खासकर ये वाला पॉइंट गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी के बाल थोड़ा सा बड़े हैं तो प्लीज़ उनको अच्छे से पोनी वगैरह करके पीछे बांध के रखिएगा, तब फोटो खिंचाइएगा। और साथ ही साथ जो आई ग्लासेस हैं, ठीक है, जो आपके नज़र के चश्मे हैं उनके ऊपर ग्लेयर या चमक नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। और फोटो को साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है बात। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा फोटो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आप जो है वो क्लिक ऑन द कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस बटन टू कैप्चर योर फोटोग्राफ, ठीक है, यानी कि आप वेब कैमरा वगैरह का इस्तेमाल करके भी फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से फोटो है तो आप सीधे यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना, कि 20 to 100 KB में होना चाहिए। इसकी जो हाइट और विड्थ है वो 350 to 500 पिक्सल्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक। इसको लेकर भी हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं कि इस तरीके का सिग्नेचर जो है वो एक्सेप्टेबल है। ऐसा सिग्नेचर जो बहुत डार्क कलर में हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। टू क्लोज यानी कि बहुत बड़ा दिख रहा है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्लर्ड नहीं चलेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं चलेगा, बहुत डार्क नहीं चलेगा, बहुत छोटा भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक क्लीन वाइट पेपर लें, उसके ऊपर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करें, उस सिग्नेचर को आप स्कैन कर लें, है ना, और ये मेक श्योर करें कि जो इमेज है वो काफ़ी क्लियर है, वेल लिट है, बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की शेडोज़ नहीं होनी चाहिए। जो सिग्नेचर है उसको JPG फॉर्मेट में आपको सेव करना है, फाइल नेम होना चाहिए सिग्नेचर। फाइल का जो साइज़ है वो 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए और जो उसके पिक्सल का साइज़ है वो भी 350 से 500 पिक्सल्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर अपना फिल करता हूँ, ठीक है। फिल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ ये पूरा ही नहीं होगा, है ना। मैं फिल करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ आगे, ठीक है। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर जो आप ये फ़ोटो वाला है ना, इसमें थोड़ा सा इशू है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है और इसके साथ यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो भी आपको अपनी मतलब मोबाइल से या जो आप लैपटॉप या कुछ भी और यूज़ कर रहे हैं तो उसके वेबकैम से आपको एक फ़ोटो यहाँ पर खींच के जो है वो मतलब अपलोड करनी है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि या तो आप उसको मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं, तो मोबाइल से कैप्चर करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक QR कोड ओपन होगा। इस QR कोड को आपने अपने मोबाइल में लॉगिन मतलब स्कैन करेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो लॉगिन होगी और वहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये वाला जो मतलब है इसमें अपलोड करने का जो ये प्रोविज़न है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मैं इस पर अपलोड करके अभी देख रहा था तो मुझे काफ़ी अटैम्प्ट्स करने पड़े, अराउंड 8 से 10 बार अटैम्प्ट करने के बाद जाके उसने फ़ोटो जो है वो ली है, ठीक है। तो फ़ोटो इस वाले में ज़रूर इशू आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा आराम से पेशेंस रख के धैर्य रख के इसको अपलोड करें। और एक QR कोड जब आप स्कैन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो ये 5 मिनट्स के लिए वैलिड है, तो आप तब तक उसको जितनी बार भी चाहें ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें बाकी यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी फ़ोटोज़ के तो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई दी हैं। फ़ोटो अपलोड करनी कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पर ये व्यू गाइडलाइंस करें, ठीक है। ये जो स्पेसिमेंस दिए गए हैं इनको लास्ट तक स्क्रॉल करें, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके की फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी है ना। और इसको करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कहाँ गया वो, इसमें अभी आ रहा था वो एक एक्सेप्ट का बटन है, वो पता नहीं कहाँ गया। तो अपलोड होगी कैसे जब तक एक्सेप्ट, अच्छा ये वाला आई थिंक जब तक ये आ रहा है तब तक वो नहीं आएगा। फिर अगर इसको मैं यहाँ से चूज़ फाइल स्पेसिमेन आई अंडरस्टैंड, ठीक है, वो जब तक QR कोड ओपन है तो वो नहीं आएगा।
फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आपको ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं इनको फॉलो करना है। चूज़ फाइल, इसके बाद ये स्पेसिमेंस दिए गए हैं, नीचे आएँ, ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, और उसके बाद अपलोड करें। ठीक है, ये सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद सेव एंड सबमिट। तो जब आप सेव एंड सबमिट करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक कन्फर्मेशन आएगा कि आपने अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है, और अब आप जो भी नोटिफाइड एग्जामिनेशंस हैं अगर उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके उन एग्ज़ाम्स को फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना कोई भी जो डिटेल है वो अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको मैंने बताया कि इसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड में ये इस तरीके का आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, पूरा डेटा आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा, आप इसको देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, सारा डेटा आपका यहाँ पर है, आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये मैंने सारा कुछ ब्लर इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मतलब ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजंस के लिए। आप अपने डेटा को जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका यूआरएन है उसको भी अपडेट करने का आई थिंक एक बार तो चांस है। ठीक है, ये देखिए लिखा गया है कि अगर आप यूआरएन में कुछ अपडेट करना चाहें तो वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जाके आप अपना आधार कार्ड, जैसे मैंने ऐड नहीं किया था तो आप चाहें तो आधार कार्ड ऐड भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। पासवर्ड को तो आप बाद में भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, यूआरएन मतलब जो और डिटेल्स हैं आपका नाम या सब कुछ, उसको आप सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं। और जो ये कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल है इसको आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा गया है कि जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, चाहे आपकी वो पर्सनल डिटेल्स हों, पेरेंट्स की डिटेल हों, फ़ोटोज़ हों, आपका डिसेबिलिटी का प्रोफाइल हो, आपके सोशल कैटेगरी प्रोफाइल हो, वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें लिखा गया है कि इस तरीके के जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो उन एग्ज़ाम्स में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जिनके लिए आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, मॉडिफाइड डेटा और डिटेल्स वो सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए होंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लिया, हमारा यूआरएन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना, पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद हम जब फॉर्म आएगा, जिस दिन भी आपका सिविल सर्विसेज का फॉर्म आएगा उस दिन हम लोग आपको यहाँ से इस यूआरएन के थ्रू बताएंगे कि कैसे जो है वो फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और उसमें अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारा डेटा जो है वो हम ऑलरेडी उसमें एंटर कर चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा उस वाले पे ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया अभी करते टाइम भी, जो आपका फ़ोटो वाला है, जो उसमें लाइव फ़ोटो वाला है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी फ़ोटो लेते वक्त भी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से फ़ोटोज़ जो है वो होनी चाहिए, तो उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अदरवाइज़ फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बार यूपीएससी ने ये निकाला है कि अब जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे सब पर आपका फेस रिकग्निशन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो फेस रिकग्निशन के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो बहुत पुरानी ना हो, क्योंकि अदरवाइज़ इशू आएगा कि वहाँ पर आपका जो फ़ोटो लिया जाएगा, क्योंकि वो लाइव फ़ोटो बेसिकली इसीलिए लिया जा रहा है कि आपका जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है और जो एग्ज़ाम हॉल में वो फ़ोटो आपका लेंगे, मतलब जब आप सेंटर में अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर वो आपका फ़ोटो लेगा और उसमें अगर कुछ भी मिसमैच उसको लगेगा तो वो उसको फिर रिजेक्ट कर सकता है। हालांकि वो जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल था उसमें यूपीएससी ने ये लिखा है कि इसमें सिर्फ 10-12 सेकंड का टाइम लगेगा पर कैंडिडेट, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं वो लाइव फ़ोटो आज अपलोड कर रहा था उस समय, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत टाइम लग रहा था और मल्टीपल अटैम्प्ट्स करने के बाद वो सक्सेस हो पाया है ना। तो इसलिए वहाँ पर भी मुझे लगता है कि इस तरीके का इशू आएगा कि वो आपका अगर फेस मतलब कैप्चर करने की कोशिश करेगा, फिर वो जो उसका डेटाबेस है अगर उससे मैच करेगा, अगर वो मैच नहीं होगा तो फिर इशू आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि एक तो फ़ोटो जो है वो आपकी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत पुरानी फ़ोटो यूज़ मत कीजिएगा। और साथ ही साथ आपका अपीयरेंस, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। खासकर बॉयज़ के लिए मैं इस बात को ज़रूर हाईलाइट कर दूं कि आप अपना जो अपीयरेंस है वो लगभग जैसा अभी है एग्ज़ाम के टाइम पर भी वैसा ही रखिएगा। ठीक है, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आपके जैसे लड़कों की अगर किसी की बियर्ड है, ठीक है, तो जिस तरीके की बियर्ड में आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, जिस फ़ोटो का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके की बियर्ड वगैरह आप वहाँ पर रखिएगा, है ना। अपने बालों का ध्यान रखिएगा कि बाल जितने छोटे या बड़े हैं, जिस तरीके का आप अभी लाइव फ़ोटो उसमें अपलोड करेंगे उसी तरीके का वहाँ पर रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज़
ये नया सिस्टम है इस बार। पहले हालांकि यूपीएससी इसको पहले कुछ सेंटर्स पर एक पायलट इसका कर चुका है, लेकिन इसको इतने बड़े स्तर पर रोल आउट किया जा रहा है और हो सकता है कि इस बार के एग्ज़ाम से ये हो जाए, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो प्लीज़ उसमें ध्यान रखिएगा कि अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, कि बाल छोटे बड़े बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, बियर्ड का ध्यान रखिएगा, मुस्टैच का ध्यान रखिएगा, है ना। जो भी चीज़ें आप अभी जैसी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी वैसी ही होनी चाहिए, तो आपको जो है वो इश्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। और इस पूरे की पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी डाउट या कोई इशू होता है तो यहाँ पर मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले, ठीक है, किसी भी स्टेप पर अगर आपको डाउट हो तो कुछ भी डेटा एंटर करने से पहले, कुछ भी इनपुट करने से पहले पूछिएगा, क्योंकि करने के बाद फिर कुछ भी चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ इसको, और अगला एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग इस यूआरएन से फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये जो नया सिस्टम आया हुआ है इसके बारे में सबको पता लग जाए और सब बड़े स्मूथली जो है इसको फिल कर सकें, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। अगले सेशन में फिर से होगी मुलाकात, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।